सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारत विन पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय ने। और वैसे हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल है। और इन्होंने अभी दिल्ली में एक तो जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल को लॉन्च किया है। इन दोनों का उद्देश्य सेम ही है, भारत में वाटर इनोवेशन को बढ़ाना। तो इन दोनों इनिशिएटिव को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दोनों की एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करें जल शक्ति हैकाथॉन 2025 की। तो आप कहोगे ये एक नेशनल लेवल कंपटीशन है। हैकाथॉन मतलब एक तरह का कंपटीशन ही होता है। तो इसमें जो सिटीजन है, जो लोग हैं, वैज्ञानिक हैं या स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, यूथ और इंडस्ट्री लीडर, ये वाटर सिक्योरिटी के लिए सॉल्यूशन बताएंगे। मतलब ये लोग वाटर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इनोवेटिव सिस्टम बनाएंगे। और इसमें जो भी विजेता रहेगा उसको 1 लाख रुपए तक की फंडिंग दी जाएगी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा मेंबरशिप दी जाएगी। वहीं भारत विन पोर्टल की बात करें तो एक तरह का ये ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे जो इनोवेटर्स है वो अपने सॉल्यूशन सबमिट करेंगे। उसके बाद उनमें जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसे सेलेक्ट किया जाएगा, उसे फंडिंग दी जाएगी और इसे फाइनली रियल वर्ल्ड में लोकल वाटर प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाएगी। मतलब उसे रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से कुछ और एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक स्वरेल ऐप को लॉन्च किया था, नाम से समझ में आ रहा है भारतीय रेलवे ने। मित्र पोर्टल को सेबी ने, सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को हरियाणा ने, भारत पोल पोर्टल को सीबीआई ने, स्किन पोर्टल उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय ने, एकलव्य पोर्टल को भारतीय सेना ने, अन्य दर्पण पोर्टल को भारतीय खाद्य निगम ने, सक्षम एप्लीकेशन को भारतीय निर्वाचन आयोग ने, विजन पोर्टल को जितेंद्र सिंह ने जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, और सुगम एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ सरकार ने, संकलन एप्लीकेशन राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लॉन्च किया। बाकी इनके कार्य क्या है वो भी मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे पीछे लिख दिए हैं। वीडियो को चाहो तो आप पॉज करके इनको भी रीड कर सकते हो। बाकी मैंने अभी कौन से एप्लीकेशन, कौन से पोर्टल जो न्यूज़ में थे और उनको किन्ने लॉन्च किया वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो अभी ये जनवरी 2026 से ही पंजाब में इस मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को लॉन्च किया जाएगा। और इस स्कीम का उद्देश्य है पंजाब की हर फैमिली को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देना। तो इसके लिए हर पंजाबी नागरिक को अपना हेल्थ कार्ड बनाना होगा। तो कार्ड बनने के बाद व्यक्ति किसी भी एफिलिएटेड हॉस्पिटल में जाकर के फ्री में ट्रीटमेंट ले सकता है। 10 लाख रुपए तक का उसका इंश्योरेंस हो जाएगा इस योजना के अंतर्गत। अब पंजाब ने इस योजना को शुरू कर रही है। तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। पंजाब से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हम देखें तो 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बना पंजाब। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सर्जन मोबाइल ऐप लॉन्च किया पंजाब ने। पंजाब सरकार ने महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। होला मोहल्ला त्योहार मनाया जाता है। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा, ये पंजाब की विधानसभा बनी थी। पंजाब सरकार किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगी? झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया? पंजाब के फजलका में। और मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना जो आज हमने पढ़ी है वही है। और दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह, ये पंजाब से थे, निधन हो गया। पगधारी बवंडर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासत खेलों पर से 28 साल पुराना प्रतिबंध इन्होंने हटा दिया। किशोर कानून अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। इसके अलावा लोक मिलनी योजना यहाँ शुरू हुई थी। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट भी यहाँ पर शुरू हुआ था। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखना। पंजाब से अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आलिया भट्ट को। तो अभी सऊदी अरब में आयोजित 5वें रेड सी अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया आलिया भट्ट को। ये पुरस्कार मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के प्रतिभाशाली रचनाकारों को सम्मानित करता है। और अभी इस सम्मान से आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। अच्छा, ये रवीना टंडन
इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि अभी पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से इनको सम्मानित किया था। वैसे कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था मोदी जी को, उसको कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगेला हंगरिया को मिला, ब्राजील से है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 एक अखबार है ला प्रेंस निकारागुआ का, उसे दिया गया। उसके बाद निकारागुआ यूनेस्को से बाहर हो गया था। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान मिला था भुवन रिबू को, ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वकील बने। फ्रांसीसी सम्मान 2025 मिला पायल कपाड़िया को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला कुमार मंगलम बिरला को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत। और वर्चुअल सलिल साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी। स्कॉच पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 दिया गया राजेश उन्नी को। ठीक है, ये 10 इंपॉर्टेंट अवार्ड से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप, और इसका आयोजन कर रहा है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। 2025 में इसका दूसरा एडिशन है। 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? पटाया, थाईलैंड में। इसमें 13 देशों के 80 से ज्यादा घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। मेडल टैली में बात करेंगे तो पहले स्थान पे थाईलैंड है। थाईलैंड ने 3 गोल्ड और 4 ब्रोंज, टोटल 7 मेडल जीते। दूसरे पे हांगकांग और तीसरे पे भारत है। भारत ने 1 गोल्ड 4 सिल्वर यानी कि टोटल 5 मेडल जीते। तो ये 1 गोल्ड कौन लेकर किया है? आशीष लिमाए। आप कह सकते हो इस चैंपियनशिप में, इस इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, क्योंकि दूसरा ही संस्करण है और पहली बार इसमें गोल्ड आया हमारे पास। तो इनका नाम ध्यान रखना, आशीष लिमाए। ये जो चैंपियनशिप है ना, हर 2 साल में होती है। पहली बार 2019 में हुई थी, अब दूसरी बार ये हो रही है 2025 में। बाकी इसका आयोजन करता है FEI, जो कि एक तरह का अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी खेल महासंघ है। स्थापना होती है 1921 में। मुख्यालय आपको मिलेगा लुजेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में द बैंकर के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइनेंशियल टाइम्स के प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर के द्वारा आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया गया। किसे? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, स्थापना होती है 1908 में। हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात और MD CEO है देवदत्त चंद। टैगलाइन होती है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि अभी ग्लोबल फाइनेंस ने वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 चुना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 दिसंबर को। तो हर साल 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्वत के संरक्षण के लिए प्रेरित करना। थीम है ग्लेशियर, पानी, भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण। अभी यहाँ पे मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेज है दिसंबर के अभी तक हमने मनाए वो रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले जो हमारे 7 महाद्वीप है उनकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, एक बार उनको रिवाइज करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो आपको तंजानिया देश में मिलेगी। यूरोप की है माउंट एल्ब्रस। नॉर्थ अमेरिका की है माउंट डेनाली कह दो या माउंट मैकिनले। साउथ अमेरिका की माउंट एकांगुआ। एशिया का माउंट एवरेस्ट। अंटार्कटिका की माउंट विंसन मैसिफ। और ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोजियस्को। बाकी अब दिवस रिवाइज करते हैं। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर को नागालैंड ने स्थापना दिवस मनाया, और 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन भी हुआ था। 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस होता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया। और अभी 10 दिसंबर को
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया था। ठीक है, तो अभी तक के ये दिवस हो गए दिसंबर के। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के किस त्योहार को अभी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा दीपावली। और आपको याद होगा, हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले ही कि यूनेस्को के 20वें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी ये भारत करेगा। अभी भारत इसकी मेजबानी कर रहा है 8 से लेकर 13 दिसंबर तक। कहाँ पर? नई दिल्ली के लाल किले में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। और इस बैठक की अध्यक्षता यूनेस्को में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव विशाल शर्मा, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस बैठक में यूनेस्को ने दीपावली को अपनी अमूर्त धरोहर सूची में शामिल कर लिया है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। अमूर्त धरोहर मतलब मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। ऐसा समझो वो धरोहर जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि त्योहार हो गया, जैसे कि पूजा अर्चना हो गई, मेले हो गए, त्योहार हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें अमूर्त धरोहर सूची में आती हैं। अभी लास्ट हमने शामिल किया था गुजरात के गरबा को 2023 में। वो इस तरह से भारत से चुनी जाने वाली 15वीं धरोहर बनी थी, अमूर्त धरोहर। और अब 16वीं बन गई है दीपावली। और आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि 2025 में ही यूनेस्को ने लखनऊ को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी मतलब पाक कला, की सूची में शामिल किया था। और आप यूं भी कह सकते हो कि इस सूची में आने वाला ये दूसरा भारतीय शहर है, क्योंकि पहला तो हैदराबाद था। बाकी यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, और डायरेक्टर जनरल है खालिद अल एनानी, ये इजिप्ट से हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर पूछा जाए कि यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भारत की कितने धरोहर शामिल है? तो 44 है। 44वां बना था भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जो मुख्य रूप से आपको मराठा और तमिलनाडु में मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। ये पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है, पहले से लेकर 44 तक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा भारत करेगा। तो भारत 9 से लेकर 14 मार्च 2026 तक पहली बार राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। वैसे आपको पता है, अभी जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे 2030 में, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसकी अध्यक्षता भारत को मिल चुकी है। भारत इसका आयोजन करेगा, भारत में भी कहा, गुजरात के अहमदाबाद में। और खो खो से याद आएगा, अभी 2025 की स्टार्टिंग में खो खो विश्व कप का आयोजन हुआ था, पहला एडिशन था, भारत में हुआ था। उसमें मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में भारत ही विजेता रहा था। और हमने दोनों में, मेंस और वुमेन्स में, नेपाल को हराया था। ये पॉइंट भी जरूर से याद रखना। और खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो 9-9, तो एक खिलाड़ी में एक टीम में 9, दूसरी टीम में 9, 9 खिलाड़ी हो गए। बाकी कुछ और पॉइंट्स देखो, जैसे कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 में है, ये माल्टा में होंगे, 8वां एडिशन होगा, 2027 में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो पहला एडिशन था 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था, 22वां एडिशन बर्मिंघम यूके में। अगला 2026 में होगा, 23वां एडिशन ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और हमने कहा कि भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 वालों को होस्ट करेगा। इससे पहले हम इसका 19वां एडिशन होस्ट कर चुके हैं, 2010 में दिल्ली में हुआ था वो। और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। और ये पॉइंट याद रख लो, ये अपॉइंटमेंट है कि राष्ट्रमंडल संघ की पहली अफ्रीकी महिला बनी थी कौन? शर्ली बॉचवे इनका नाम है, ये खाना देश से है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहा वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट किससे संबंधित है? तो आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉपीराइट्स। तो भारत सरकार ने भी हाल ही में वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट पॉलिसी का प्रस्ताव दिया है। और उद्देश्य है एआई के द्वारा कॉपीराइट कंटेंट के यूज को कंट्रोल करना। अच्छा, ये वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट है क्या? तो आप कह सकते हो ये एक एआई पॉलिसी है जिसे गवर्नमेंट ने प्रस्तावित किया है। इसके तहत अब एआई कंपनीज को कॉपीराइट कंटेंट को यूज करने के लिए सभी कॉपीराइट ओनर्स को अलग अलग पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। तो कैसे काम करेगा ये? तो इसके तहत सरकार एक सेंट्रलाइज्ड लाइसेंसिंग बॉडी बनाएगी। ये बॉडी एआई कंपनीज के कॉपीराइट कंटेंट यूज करने का
और ये कंपनी एआई कंपनीज को कॉपीराइट कंटेंट यूज करने का लाइसेंस देगी। सभी एआई कंपनीज इस बॉडी को ही पेमेंट करेगी और फिर ये बॉडी सभी कॉपीराइटेड ऑनर्स जिनका कंटेंट इस्तेमाल हुआ है उनको रॉयल्टी देगी, यानी कि उनका जो भी पेमेंट बनता होगा वो देगी। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एआई को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, पर इंटरनेट पर कई सारा डेटा कॉपीराइटेड है। तो एआई कंपनी इस कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज करने के लिए उस कॉपीराइट ओनर को पैसा देती है। या कोई भी ऑनलाइन कंटेंट अगर बना रहा है और अगर कॉपीराइटेड कंटेंट वो इस्तेमाल करता है तो उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सब होता है। तो अभी तक क्या हो रहा था, ये एआई कंपनियां हर व्यक्ति को अलग अलग से पेमेंट करती थी, पर कई बार क्या होता है बिना परमिशन के कॉपीराइट कंटेंट को अगर आप यूज कर लेते हो तो जो उस कंटेंट का ओनर है वो आप पर केस कर सकता है, लीगल केस हो सकता है। और कोर्ट में इस तरह के कई सारे मामले चल रहे हैं, कई सारे मामले पेंडिंग है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार लेकर के आई है वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट का कंसेप्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पर है भारत। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025, इसका फाइनल एडिशन अभी दोहा कतर में हुआ 4 से लेकर 9 दिसंबर तक। और फाइनल में भारत ने 6 मेडल जीते, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रोंज। और सभी फेजेस के अगर सभी चरणों के अगर मिला लेंगे मेडल तो भारत ने टोटल 28 मेडल जीते हैं। वो लिस्ट आपके सामने है। पहले स्थान पे चाइना है 21 गोल्ड, 13 सिल्वर और 17 ब्रोंज के साथ। दूसरे पे भारत है 11 गोल्ड, 9 सिल्वर और 8 ब्रोंज के साथ। तीसरे पे अमेरिका है। देखो, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 की बात करते हैं तो एक तरह का ये शूटिंग कंपटीशन है और इस बार इसका ये 2025 में इसका 40वां एडिशन हुआ। पूरे साल में इसमें क्या होता है, अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग फेजेस में होता है, फिर फाइनल होता है लास्ट में। जैसे कि इस साल हमने देखा 6 फेजेस में हुआ था ये, और अभी फाइनल ये हुआ दोहा कतर में। पूरी मैंने लिस्ट भी लगा दी है कि पहला फेज अप्रैल में हुआ था अर्जेंटीना के बुएनस आयर्स में, फिर दूसरा चरण लीमा में हुआ, निकोरिया, म्यूनिक, और फिर ये इस तरह से चाइना वगैरह में हुआ। अभी फाइनल ये दोहा में हुआ था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन स्थापना होती है 1907, हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी, और प्रेसिडेंट है लुसियानो रोसी जो इटली से है। बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई बन गए अनंत अंबानी। फिर पूछा 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स ये कहाँ पर शुरू हुए? थाईलैंड। और भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए अभी पर्व किसने लॉन्च किया? सेबी ने। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक अभी कहाँ पर हुई? तो केन्या में हुई। नीति आयोग ने किस राज्य को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया? मिजोरम। और किस संस्था ने यूपीआई को विश्व का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया? आईएमएफ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया 10 दिसंबर को। चेक गणराज्य का नया प्रधानमंत्री बनाया गया आंद्रेज बेबीज को। और डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट अभी हुई है देहरादून में। और आखिरी प्रश्न था टाइम पत्रिका ने किसे 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया? नील मोहन को, जो कि यूट्यूब के सीईओ हैं, भारतीय मूल के हैं। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं। तो कल आपसे पूछा था कोपा अमेरिका फेमेनिना यानी कि महिलाओं का जो कोपा अमेरिका 2025 हुआ उसका खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ब्राजील ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।